एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और इस सब्जेक्ट में आज हम लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे जिसका नाम है एरिया मूवमेंट मेथड। एरिया मूवमेंट मेथड एक ऐसा टॉपिक है जिसका डेरिवेशन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी बीटेक थर्ड सेम सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर। और यदि आप लोग समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुने, समझ में जरूर आएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है एरिया मूवमेंट मेथड पर इसका डेरिवेशन, तो हमें कैसे लिखना है, तो इसकी शुरुआत करना है हमें इसके स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट में हम लोग एरिया मूवमेंट मेथड का क्या उपयोग है या कहां पर इसका यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसको हम लिखते हैं। फिर इसके बाद हम इसका डेरिवेशन समझाते हैं, मतलब एक फॉर्मूला फाइंड आउट करना पड़ता है, उसके लिए एक डायग्राम बनाना पड़ेगा और फिर उस डायग्राम का कंसीडरेशन लिखना पड़ेगा, फिर जाके एक फॉर्मूला फाइंड आउट करना पड़ता है। इस सब कुछ हमें लिखना पड़ेगा। तो हम शुरुआत कहां से करेंगे, इसके स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट में हम लोग अभी सीखेंगे कि एरिया मूवमेंट जो मेथड है इसका कहां पर उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो ध्यान से सुने। वैसे मैं समझाने वाला हूं, जो सामने लिखा है वही इंग्लिश और हिंदी में मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, लेकिन जब मैं सुना दूंगा तो यह लिखा हुआ आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से सुने। एरिया मूवमेंट मेथड का जो उपयोग किया जाता है वह किया जाता है कि यदि एक बीम है और उस पर पॉइंट लोड लग रहा हो, यदि एक बीम है और उस पर कौन सा लोड लग रहा हो, पॉइंट लोड लग रहा हो, और उस पॉइंट लोड के कारण जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है यदि उसका शेप रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर आ रहा हो। क्या समझ में आया कि यदि एक बीम है उस पर पॉइंट लोड लग रहा है, उस बीम पर पॉइंट लोड लगने के कारण जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन रहा है उसका शेप कैसा आ रहा हो, ट्रायंगल या फिर रेक्टेंगुलर। तो ऐसी बीम के स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एरिया मूवमेंट मेथड का उपयोग करते हैं। क्या समझ में आया? यदि किसी बीम पर पॉइंट लोड एक्ट हो रहा हो और पॉइंट लोड लगने के कारण यदि उस बीम का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है उसका शेप रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर आ रहा हो, तो उस बीम के स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करने की यह एक ग्राफिकल मेथड है। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। वैसे मैंने क्लियर लिख दिया है, लेकिन मैं जब सुना देता हूं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में आ जाता है। अब आप इस लिखे हुए को स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स बना लें, या एक दो बार यहीं पर वीडियो को पॉज करके पढ़ लें तो समझ में आ जाएगा। पहला स्टेप खत्म कर दिया मैंने डेरिवेशन का, कि स्टेटमेंट हमें कैसे लिखना है और क्या लिखना है। दूसरा जो स्टेप है उसमें हमें एक डायग्राम बनाना है। जो मैंने यहां पर थ्योरी लिखी है कि एक बीम है जिस पर पॉइंट लोड लग रहा है, उसका हमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैसे निकालना है, उसके लिए एक डेरिवेशन करते हैं। तो अब डेरिवेशन के लिए हम डायग्राम बनाएंगे, तो उस डायग्राम को समझेंगे और कुछ डाटा को कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बीम बनाएंगे। हमने मान लिया यहां पर क्या है, एक बीम है, ऐसी माने एक लाइन खींच दी। क्या है, ए और बी एक बीम है। याद रखें क्या है, ए और बी एक बीम है, जिसकी मैंने क्या मान ली, लेंथ हमने क्या मान ली, यहां पर एल मान ली। बिल्कुल ध्यान से सुनते हुए चलें। हमने एल क्या मान ली, इसकी लेंथ मान ली। यहां पर ऐसा बिल्कुल एरो लगा के शो कराना है, जैसा मैं यहां पर बनाऊं वैसा पूरा का पूरा आपको बनाते हुए चलना है। हमें क्या करना है, ये इतना डाटा मान के हमने ऐसी इसकी रेफरेंस लाइन लंबी लंबी खींचते हैं। कभी भी आपने शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ा हो तो हम लोग ऐसे ही कुछ करते हैं, ऐसी रेफरेंस लाइन खींच देते हैं जिसके नीचे हम लोग क्या शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पर भी सेम करना है। यहाँ पर सेम में करना क्या, कौन से डायग्राम बनाना है ये समझ लो। हमने बना लिया, हमने मान लिया बीम लोडेड है। यहाँ पर लोडेड नहीं दिखा रहा है क्योंकि बहुत सारा डाटा लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। हमने मान लिया इस पर कोई पॉइंट लोड लग रहा है, कोई भी लोड लग रहा है, कंसीडर ऐसा कर लिया। हमने लोड लगने के कारण यहाँ पर हमने मान लिया क्या, एक ऐसा लाइन खींच दी है और हमने मान लिया लोडेड बीम का लगभग ऐसा अंदाज से इस तरह का बेंडिंग मोमेंट का एरिया मान लिया। क्या मान लिया, बेंडिंग मोमेंट का ऐसा एरिया मान लिया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मान लिया ये।
और हमने मान लिया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये दिख रहा है तो इसकी कुछ सीधी होगी, मतलब जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहां पर एक्ट होगी, हमने मान लिया कि यहां पर एक्ट हो रही है, यहां पर जी ऐसा दे दी, यहां पर एक्ट हो रही है। अब ये बीम लोडेड है, ऊपर से लोड लग रहा है, ऊपर से लोड लग रहा है तो नीचे को पड़ रहा है, कुछ डिफ्लेक्ट भी होगी, तो हमने इसका डिफ्लेक्ट हमने यहां पर करके दिखा दिया, अभी दिखा रहा हूं बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ऊपर और बना देता हूं डायग्राम, यहां से बना देता हूं ना, ये यहां बना दिया, बीम जो है ये भी बीम है हमारी, और यहां पर हमने मान लिया ऐसा ये क्या हो रही, डिफ्लेक्ट हो रही। डिफ्लेक्ट क्यों हो रही, लोड के कारण, क्योंकि लोड लग रहा है बीम पे, ये लोड के कारण क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो। आप और अच्छा बना सकते हैं, यहाँ पर मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ। ये क्या है, ए बी बीम है, जहां पर ये बेंडिंग मोमेंट मैंने दिखा दिया है, और ये बीम है जिसका मैंने क्या दिखा दिया है, डिफ्लेक्ट हो रही, मतलब लोड लग रही है, लोड के कारण कुछ ऐसा शेप बन रहा है, लोड के कारण झुक गई है, ऐसा बोल सकते हैं, झुक रही है। अब हमें क्या करना है, कभी भी इसका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है या कोई भी हम डेरिवेशन करते हैं तो एकदम से नहीं निकालते, छोटे छोटे एलिमेंट में निकालते हैं। एक छोटे एलिमेंट का हम क्या करते हैं, जो भी फॉर्मूला वगैरह फाइंड आउट करते हैं, जो वैल्यू निकालते हैं उसकी निकाल लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन करके उसकी कंबाइंड पूरे हॉल जितनी बीम है इतनी बड़ी, इसका हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालेंगे। तो हमने यहां पर मान लेते एक छोटा सा हिस्सा, हमने क्या मान लिया, यहाँ पर देखो ऐसा हिस्सा मान लिया, एक एलिमेंट मान लिया, इसको नाम दे दिया मैंने सीओडी। क्या नाम दे दिया, सीओडी। सीओडी नाम दे दिया, और इसकी दूरी कहां से मान लिया मैंने, स्मॉल एक्स दूरी से मान लिया। क्या मान लिया, बी एंड से हमने एक एक्स दूरी पर सी और डी क्या एक एलिमेंट मान लिया छोटा सा, और जिसकी डिस्टेंस क्या है, dx है। क्या है, dx है। ऐसा कंसीडर, एक कैसे कंसीडर करते हैं मैं लिख के भी दिखा दूंगा, लेकिन अभी हम मुंह से समझा रहे हैं तो उसको थोड़ा सुनते हुए चले। हमने मान लिया, तो ये तो यहाँ मेन बीम पे हो गया, तो इसका नीचे भी कुछ ना कुछ एरिया दिखाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं। इसको सीधा नीचे तक बना दें आप तो भी अच्छी बात है, क्योंकि नीचे भी दिखाना पड़ेगा पूरा, यहाँ डिफ्लेक्शन तक दिखा दें। डिफ्लेक्शन नहीं बोल सकते तो हम क्या बोलेंगे, झुक गई बीम, झुकी हुई है ना, ऐसा बोले। यहां तक आ गया, इसको मैंने क्या कर दिया, हैचिंग दिखा दी है, ऐसी हैचिंग दिखा दी है, और जो यहां से दिख रहा है यहां से ऐसा करके, यहां से ये क्या है, इसका बेंडिंग मोमेंट है, एरिया है, तो हमने यहाँ पे हम क्या, बेंडिंग मोमेंट एरिया हो गया, ये दिखा दिया। अब ये जो बीम झुक गई है, अब कितनी रेडियस से झुकी, तो कुछ ना कुछ रेडियस से झुकी होगी, सभी को पता है, क्योंकि जब कोई चीज झुकी है, कर्व दिख रहा है, तो कोई ना कोई रेडियस होगी। तो हमने मान लिया इसकी जो रेडियस कहाँ है, लगभग यहाँ आ रही है। क्या आ रही है, रेडियस आ रही है, तो इसको नाम जरूर देते हैं। ये क्या है, यहाँ पर दो सी डी है, तो यहाँ पर भी सी डी होगी, और यहाँ पर हमने झुक रही है, इसको हमने क्या मान लिया, सी और डी डैश मान लिया, सी और डी डैश मान लिया। ये जो यहाँ पर एरिया है, ये कहाँ, यहाँ से मान ली मैंने, ये क्या है, इसकी रेडियस है। और यदि हम ये जो दिख रहा है डी को इस रेडियस से मिला देते तो वो कैसा आएगा, बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। हमने क्या किया, सी डैश डी डैश है, ये जो जहां पर इसका सेंटर आ रहा था, सेंटर को मैंने ओ मान लिया है, ये जहां से जितना झुक रहा है उसकी रेडियस आर मैंने क्या मान लिया, कि जहां से कर्व बन रहा है उसकी रेडियस लगा, इसका सेंटर यहाँ आ रहा है, कहां, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखिए उसकी जस्ट परपेंडिकुलर नीचे को मान लिया। अब जहां पर सेंटर आ रहा है, यस को हमने क्या मान लिया, ये कितनी दूरी पर है, यहां से मैंने मान लिया एक्स दूरी पर, कितनी दूरी पर, एक्स दूरी पर है। ये क्या होती है, हमारी रेफरेंस लाइन है, ये कौन सी है, रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन होती है, ये क्या होती है, रेफरेंस लाइन होती है। लेकिन हमें ये जो ऑलरेडी माना है उसको पूरा लिखना है, तो इसको एक छोटा स्मॉल एक्स है, इसको आप चाहे तो कैपिटल एक्स अलग से कर सकते हैं, इससे समझ में आ जाए, ये ऑलरेडी डीएक्स थी। ये तो हमें लेके ही चलना है कि ये जो हमारी एलिमेंट है छोटा सा, वो जो इसकी डायमेंशन मानी वो तो साथ में लेके चलना है। सिर्फ हमने इसको कंसिडर कर लिया, यहाँ पर क्या कर लिया कंसिडर, कि जो ओ सेंटर है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे मान लें, और जो ये कर्व बन रहा है नीचे झुक रही बीम, उसका कर्व, झुकी हुई बीम का कर्व, उसको मैंने आर दूरी पर मान लिया है, सी और डी डैश। हमने कौन से एलिमेंट, जो एलिमेंट है सी और डी, ये झुकी हुई बीम पे सी और डी डैश। अब हमने मान लिया ये जो है, ये जो दिख रहा है, ये सी और डी है, जो केंद्र ओ से मिलाए हुए हैं, इसका मैंने एंगल मान लिया, क्या मान लिया, यहाँ पर हमने डी थीटा एंगल मान लिया। क्या मान लिया, डी थीटा एंगल मान लिया। क्या मान लिया, डी थीटा एंगल मान लिया। और यदि हम इसको यहां से ऐसा मिला देते हैं, इसको, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, सीधे इन पॉइंटों को सीधे रेफरेंस लाइन से मिलाते हैं तो लगभग कुछ इस तरह के बनेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की। कुछ इस तरह की लाइन आएंगी यहाँ पर, और जी कौन सी लाइन है, पी और क्यू मान ली मैंने। क्या मान ली, पी क्यू मान ली। तो इनके बीच का जो एंगल यहाँ है भाई, वही लाइनें दो इधर आई हैं, तो इनके बीच का एंगल क्या मान हो जाएगा, डी थीटा ही हो जाएगा, जो ऑलरेडी यहाँ है। अब यदि जो हमारी बीम झुकी है, इस पर हम टेंजेंट डालते, क्या डालते, टेंजेंट, ऐसे टेंजेंट डाल दें, टेंजेंट डाल देता हूं मैं, ऐसे इस पर टेंजेंट डालें, ये भी झुकी हुई है, ऐसे टेंजेंट डाल दें, ऐसा टेंजेंट डाल दें। और जो हम मान रहे
कि जब ए इधर से ऐसा डाला मैंने, इसको हम और लंबा इतना डाल दें कि रेफरेंस लाइन को काट जाए, ये रेफरेंस लाइन को काटेगा, क्योंकि रेफरेंस अगर हम आगे बढ़ा देते हैं, इसको और आगे बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर काट देगा। और यदि ये जो टेंजेंट दिख रहा है इसका टेंजेंट है, जहां पर एक काट रहा है, ये बिंदु दिख रहा है, इन दोनों का एंगल यदि हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, थीटा एंगल मान लेते हैं। तो ये कुछ डाटा है जो मैंने यहाँ पर कंसीडर कर दिया है, इतना हमें डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम कैसे बनाया, कुछ बोलते हुए चला हूं मैं, और ये बना के मैंने इसलिए दिखाया जिससे आप एग्जाम में बना सकें, क्योंकि कोई एक बार बना के दिखा देता तो समझ में भी आ जाता है और बनाना भी आसान हो जाता है। अब इसमें जो डाटा लिखा है उसके बारे में हमें क्या लिखना है और कैसे लिखना है, ये मैं लिखा हुआ दिखा देता हूं आपको। तो हो सकता है छोटे अक्षरों में दिख रहा हो, लेकिन आप चाहें तो अपनी वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर 720 तक करके इसको और अच्छा देख सकते हैं। जैसे मैंने क्लियर लिख दिया, एम क्या बैंड मोमेंट हो गया सी और डी के बीच में, जो क्लियर मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। डीएक्स क्या है, एक लेंथ ऑफ द एलिमेंट है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। आर क्या, रेडियस ऑफ बेंड ऑफ बीम, जो बेंड हो रही है बीम, ये आपको दिख रहा है, जो मैंने जिसको बोला झुकी हुई बोला था उसको क्या बोलते हैं, बेंड अप बोलते हैं। उसकी रेडियस क्या आर है, जो क्लियर लिख दिया। ए एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको दिख रहा है पूरा, इसका एरिया क्या मान लिया, ए मान लिया। एक्स क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जो कि रेफरेंस लाइन है आपको दिख रही है, यहाँ से जो सेंट्रोइड है वहां तक की डिस्टेंस हो गई, ठीक है। फिर थीटा क्या, एंगल इन रेडियंस हो गया, इंक्लूड बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉ एट द एक्सट्रीमिटीज। ये तो एक्सट्रीम मतलब जो यहाँ से टेंजेंट डाल रहा है और ये टेंजेंट डाल रहा है, ये तो जिस पॉइंट पर मिल रही है वहां का थीटा क्या होगा, एंगल हो गया। इसके अलावा और भी कुछ डाटा कंसिडर किया, उसको भी बता देता हूँ। यहाँ डी थीटा लिखा हुआ मैंने, एंगल है इंक्लूड बिटवीन द टेंजेंट सी एंड डी डैश, ये जो सी और डी डैश है जो यहाँ पर मिल रहा है उसका एंगल हो गया, ये भी क्लियर लिख दिया मैंने। और फ्रॉम द ज्योमेट्री से अब क्या करना है वो आगे मैं बताता हूँ। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी, ध्यान से सुने। हम यहाँ पर जो सी और डी है, ये यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये आर्क है ना, क्या आर्क है, इसको हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे वह आप देखें। जी क्या आर्क है, आर सी और डी डैश क्या है, सी हम यहाँ पर लिख दे सी डैश और डी डैश, सी डैश और डी डैश इक्वल क्या आर्क है। यदि आर्क हमें की वैल्यू हमें निकालना तो कैसे निकालते हैं, तो आर्क की वैल्यू निकालने के लिए जो नॉर्मली फॉर्मूला हम लोग वैसे भी कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा क्या होता है, रेडियस इंटू जो वहां पर एंगल बन रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेडियस इंटू एंगल। तो एंगल यहाँ पर क्या है, ये जो सी और डी डैश का देखे तो एंगल क्या है, डी थीटा है, कितना है, डी थीटा है, और रेडियस क्या आर है, तो आर इंटू डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट है, नहीं तो आपको याद करना ही है, लिखना ही है एग्जाम में, तो वैसे भी याद कर लें, नहीं तो आप कंसेप्ट समझ लें क्या होता है, जो आर को इक्वल क्या होता है, रेडियस इंटू एंगल, रेडियस इंटू एंगल। अब यहां पर हम देख रहे हैं सी डी डैश, अब सी और जो डी है इसकी डिस्टेंस हमने ऑलरेडी कितनी मानी, dx मानी हुई है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं, और इक्वल r हो जाएगा इंटू डी थीटा हो जाएगा। अभी कुछ नहीं किया मैंने। अब यहाँ पर डी थीटा की वैल्यू निकालना है, किसकी, डी थीटा की वैल्यू निकालना है, तो इक्वल जो dx इधर का इधर ही रहेगा, और जो यहाँ पर r मल्टीप्लाई में है किसके, dx है जी, r जो मल्टीप्लाई में है वह नीचे पहुंच जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा r हो जाएगा। मतलब इसको अगर साफ सुथरा लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, डी थीटा इक्वल डी एक्स अपॉन आर, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन आर। और इसके इक्वेशन क्या मान लें, फर्स्ट मान लेते हैं। तो पहले जो इक्वेशन मैंने फर्स्ट बनाई हुई है आपको समझ में आ गई होगी, तो ये समझ में आ गई। अब दूसरा हमें स्टेप क्या चलना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझना है। दूसरे स्टेप में हमें क्या लिखना है, फ्रॉम, या हम ये भी लिख सकते हैं बी नो दैट फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन, क्या लिखेंगे, फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन, या बी नो दैट बेंडिंग इक्वेशन, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बेंडिंग इक्वेशन। ये हम जानते हैं बेंडिंग इक्वेशन के बारे में, आपने सुना होगा एम अपॉन आई होता है और इक्वल ई अपॉन आर, जिनकी हमें जरूरत है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, एम अपॉन आई इक्वल ई अपॉन आर। ये क्या है, बेंडिंग इक्वेशन। बेंडिंग इक्वेशन से हमें यहाँ आर की वैल्यू निकालना, तो आर की वैल्यू निकालना आसान है, इन दोनों का एक दूसरे में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर इंटू एम इक्वल आई इंटू ई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने एक दूसरे में, और हाँ यहाँ पर हमें आर की जो वैल्यू निकालना है यदि, तो आर इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ऊपर क्या आई है या ई आई जो भी लिखते हैं, आई ई अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो एम है वो नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एम नीचे आ जाएगा। ये क्या आ गई, आर की ई आई अपॉन एम हो गया। अब याद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिख रहा है, ये जो आर की जगह यदि हम इस वैल्यू को रख दें तो क्या होगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या लिख देंगे, substituting the value of r in
इक्वेशन फर्स्ट। जो आर की वैल्यू है इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, आर की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जैसा भी आप लिखना चाहें हिंदी इंग्लिश में वैसा लिख सकते हैं। यदि हम आर को यहां पर रख देते तो ये क्या बनेगा, देखो डी थीटा इक्वल डी एक्स, ऊपर रहेगा आर की जगह हम क्या लिख देंगे, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं आई, इसको मैंने सिर्फ क्या किया ई पहले लिख दिया फिर आई लिख दिया जैसा बुकों में लिखा हुआ है, नीचे क्या आ जाएगा एम आ जाएगा। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर दिखा रहा हूँ क्योंकि जिससे आपको एक साथ सब कुछ दिख सके। तो डी थीटा मेरे अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डी थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, ए एम ऊपर पहुंच जाएगा तो एम डी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम डी एक्स हो जाएगा, और बटे में जो ऑलरेडी वैल्यू है उसको लिखते हैं, क्या हो जाएगी ई और आई हो जाएगी, क्या हो जाएगा ई और आई हो जाएगा। इसको हम क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। क्या मान लिया, सेकंड मान लिया, जो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट थी इसको सेकंड मान लिया है। ये आ गया, ये डी थीटा हमने निकाला कितने के लिए, ये जो सी और डी है और जो यहां से जो मिल रहा है ये डी थीटा है, जो इसकी वैल्यू मैंने निकाली। अब ये सिर्फ किसके लिए था, सी डैश और डी डैश में छोटे एलिमेंट के लिए था। लेकिन यदि अगर ये जो वैल्यू यहां पर आपको दिख रही है ये हम ए और बी के बीच की निकालें, तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, जो लाइन लिखेंगे टोटल चेंज ऑफ स्लोप, टोटल चेंज ऑफ स्लोप फ्रॉम ए टू बी, यहां पर लिख भी देता हूं मैं, टोटल चेंज ऑफ स्लोप फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। अभी ये किसके लिए था, सी डैश और डी डैश के लिए था। अब ए और बी के बीच में यदि स्लोप निकालते तो कैसे निकलेगा, इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। कैसे करेंगे, डी थीटा का अगर इंटीग्रेशन करेंगे, नहीं तो यहां पर लिख भी देता हूं जैसा है वैसा डी थीटा लिख देता हूं, और इक्वल क्या हो जाएगा, यहां पर इंटीग्रेशन लग जाएगा एम डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा ई अपॉन आई हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डी थीटा का क्या बचेगा, थीटा बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से एल क्योंकि यहां पर एल लगा दें क्योंकि 0 से यहां से जो लेंथ कितनी है इसकी एल है, तो इसलिए लेंथ ले 0 से एल, लेंथ लेने कहा 0 से एल तक स्लोप होगा, तो हमने क्या किया 0 एल लिख दिया। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो कॉमन चीजें होती हैं उनको बाहर निकालें, आई अपॉन ई, आई बाहर आ जाएगा क्योंकि ये इसका dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है और मूवमेंट m है, तो इसको ऐसा कर लेते हैं 0 l और m इंटू डी एक्स हो जाएगा, ये है याद रखें m इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब यदि इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं तो जो यहाँ पर 0 m लिखा है एरिया, बेंडिंग मोमेंट ऑफ ये क्या है, एरिया है। ये जो हमें आपको दिख रहा है ये क्या है, ये जो पूरा है मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि 0 से l m इंटू डी एक्स, ये क्या है हमारा बेंड एरिया ऑफ द एंटायर बेंडिंग मोमेंट, एरिया ऑफ एंटायर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। ये क्या होता है, जो हमारा ये बेंडिंग ये दिख रहा है ये जो पूरा बना हुआ है इसका एरिया है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका एरिया मैंने जो डाटा कंसीडर किया था वहां पर क्या मान लिया था, ए मान लिया था। तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू यहां पर आपको दिख रही है ए वाली 0 से एल एम इंटू डी एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगी, एरिया के बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, थीटा इक्वल, ये ऊपर क्या है 1 है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा ए आ जाएगा, बटे में हो जाएगा ई और आई हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, या कह सकते हैं कि स्लोप निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला का हम लोग यूज कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये किसके लिए निकाला मैंने, इसके लिए। यदि हम ये रेफरेंस लाइन पर रिफ्लेक्ट कर रहा है पी और क्यू, इसके लिए कैसे निकालेंगे आगे मैं बताता हूं। इतना तो डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, जो पी और क्यू की बात कर रहे हैं। जो एलिमेंट्री है वो कहां रेफरेंस लाइन पे आई, तो इसकी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। जैसे उसमें dx है तो इसको हमने क्या मान लिया, dy मान लिया। क्या मान लिया, dy मान लिया। लेकिन ये जो दूरी है c से वो क्या रहेगी, रेफरेंस लाइन से कितनी है, x दूरी, जो देखा है x लिखा हुआ, ये x दूरी मानी जाएगी। रेफरेंस लाइन से आते हैं हॉरिजॉन्टल में देख रहे हैं। अब इसकी यदि हम क्या करेंगे, आर्क जो निकालेंगे, जो dy की वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो यहां पर जो dy इक्वल यदि निकालते हैं p और q, कितनी दूरी, p और q के बराबर, तो p और q भी लिख देता हूं और dy के बराबर है वो, तो ये हो जाएगी हमारी x इंटू थीटा। क्या हो जाएगी, x इंटू थीटा, x इंटू थीटा। थीटा क्या है, जो यहां पर एंगल है, और ये क्या और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, x है, कितनी है
एक्स है, क्योंकि उसमें हम रेडियस लेके चल रहे थे कौन सी, क्योंकि इसका ये कर्वेचर है, ये दिख रहा है कर्व दिख रहा है, इसकी रेडियस थी, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल में ले रहा है। हॉरिजॉन्टल में देखेंगे तो यहां तक की जो डिस्टेंस है, जो ओ सेंटर है, ओ सेंटर से जब इसका हमने निकाला था तो उसकी रेडियस थी आर, लेकिन इसी ओ सेंटर से अगर हम रेफरेंस लाइन से लेंगे तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो रही है, एक्स हो रही है। तो एंगल इंटू डिस्टेंस हो गई या रेडियस हो जाती है, इसमें डिस्टेंस मानी जाएगी क्योंकि इसमें रेडियस नहीं होती है। तो हमने क्या एक्स डिस्टेंस कर दिया, टी थीटा हो गया, ये हमने मान ली। अब डी वाई इक्वल है, अब यहां पर हम जानते हैं एक्स को हम यदि एक्स रहने दें और डी थीटा की वैल्यू हमें पता है, यहां पर आपको दिख रही है डी थीटा की वैल्यू क्या है, डी एक्स अपॉन आर होती है। डी एक्स अपॉन आर होती है, तो यहां पर हम डी थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन यहां से नहीं करेंगे, यहां से करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड से करेंगे। तो इक्वेशन नंबर सेकंड देखते हैं, बता देते हैं आपको एक बार कहां पर है। तो मैं यहां पर एक बार दिखाने के लिए बताया, ये दिख रहा है यहाँ पर इक्वेशन नंबर इस सेकंड दिख रही है, इसमें लिखा डी थीटा इक्वल एम डी एक्स अपॉन ई आई। ये जो डी थीटा की वैल्यू है एम डी एक्स अपॉन ई आई, इसको हम कहां पर रख देंगे, यहाँ नीचे दिख रहा है डी थीटा की जगह रख देंगे। तो मैं यहाँ पर पुट करके दिखा देता हूँ। ये जो डेरिवेशन मैंने करवाया इसको उतार जरूर लें एक बार मतलब ऐसी प्रैक्टिस करके देख लें। अगर यदि आप किसी पेज पे खुद से उतार के नहीं देखते हैं तो आपसे नहीं बनेगा, ना ही इसको याद कर सकते आप। तो हमने क्या किया, यहाँ पर से वैल्यू रख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख देता हूँ। तो डी थीटा की जगह वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम इंटू डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, ई आई हो जाएगा, ई आई हो जाएगा। अब इसको यदि हम और सिंप्लीफाई करते हैं या फिर अच्छे से लिख देते हैं तो एक्स को इधर लिख सकते हैं, उसका मतलब इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके लिए आसानी होगी, इसलिए इसको ऐसा लिखा जाता सही से। इक्वल क्या हो जाएगा, अपॉन ई आई हो जाएगा। ये हो गई हमारी कौन सी इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन हो गई, ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब ये तो हो गई हमारी किसके लिए, सिंपल ए स्टेप के लिए, लेकिन पूरी टोटल पी और क्यू जो यहां पर टोटल रेफरेंस लाइन है उसके लिए यदि टोटल के लिए निकालते तो क्या हो जाएगा, हमारा जो डी वाई लिखते हैं इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, वाई लिख देते हैं, इधर का इंटीग्रेशन अकेले चढ़ा देते हैं, 0 to L हो जाएगा। और पूरी इक्वेशन लिख दें एम ए एल, अच्छे से बना लें आप लोग, हम तो जैसा बना रहा हूं वैसा चल जाएगा, लेकिन आप लोगों का एग्जाम में समझ में आना चाहिए। अपॉन क्या है, ई अपॉन आई है। इसमें देखें ई अपॉन आई क्या कॉमन है तो उसको हम निकाल लेते हैं, बकाया इंटीग्रेशन कर देंगे, 0 to L हो जाएगा। और कितना डाटा बचा है, एम इंटू डी एक्स इंटू एक्स बचा हुआ है। अब यहाँ पर जो ये जो पूरी वैल्यू दिख रही है, ये आपको दिख रही है यहाँ पर, तो इसको क्या है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया इंटायर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अबाउट द रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन से हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, यहाँ पर y इक्वल क्या लिखेंगे, y इक्वल ए और क्या हो जाएगा, एक्स बार, क्या होगा, एक्स बार अपॉन क्या हो जाएगा, ई इंटू आई। ये जो ए एक्स बार आया, ये जो पूरा हमें इतना इतना दिख रहा है, इसका एंटायर एरिया है। ये जो पूरी वैल्यू इसके बराबर में ऐसा लिख सकते हैं, किसके बराबर, ए इंटू एक्स बार। ये क्या निकालना है, हम इसका एरिया निकालेंगे, तो ये एरिया निकलता है। तो उम्मीद है ये रेफरेंस लाइन के लिए एक्स बार शो हो रहा है। तो यहाँ से जो हमने कभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना सीखा हो आपने, तो कैसे उसमें एरिया निकालते ये समझ लो कि ये वही वैल्यू है, लेकिन हमें कोई वैल्यू नहीं लिखना, सीधा का सीधा जैसा मैंने यहाँ पर बताया वैसे ही लिख कर आना है। ये जो इक्वेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, जो रिजल्टेंट जो रिजल्ट आया इसको बोलते हैं मोहर्स के प्रमेय के रूप में जाना था, मोहर्स प्रमेय के रूप में जाना था, मोहर्स थ्योरम के रूप में जाना था। मोहर्स थ्योरम के रूप में जाना जाता है या प्रमेय के रूप में जाना जाता है, याद रखें। हिंदी इंग्लिश में किसी भी में लिखें, जो आपका बार बार क्वेश्चन आ रहा है आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के अंदर आप हिंदी में लिखकर आते हैं तो भी आपको नंबर मिलेगी। कभी नहीं मिलते हो, आप सही लिखकर आए हिंदी में, तो आप उसके लिए चैलेंज भी कर सकते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी खुद आपको मौका देती है चैलेंज करने का। इसलिए बिल्कुल टेंशन न लें, आपको जिस भाषा में लिखना हो, लेकिन जैसा मैंने यहाँ पर बताया वैसा जरूर लिख कर आए। थैंक यू फ्रेंड्स।